चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून सभी के सभी। फटाफट आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लास्ट दो चैप्टर हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 पेज स्किप कर दीजिए। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर इसका बेसिक देख के आ चुके हैं। हमने पढ़ा था चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन क्या होता है। फिर हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, फिर हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, फिर आगे चल के हमने हीट के बारे में पढ़ा था और पावर कट। ये कुछ 5-6 टॉपिक्स थे जो हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस कर दिए। अब इसमें हमें नया क्या सीखना है, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा कि जो कि जैसे सर्किट हो गए, सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और सर्किट के अंदर अगर हमें कहीं पे भी करंट निकालना हो तो करंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ लॉस आ जाएंगे, जैसे किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे। कुछ ब्रिजेस आ जाएंगे, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बैलेंस ब्रिज हो गया। तो ये हम सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करें। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए 4 पे स्किप करने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो वही हम बेसिक देखेंगे 10th वाला बेसिक के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए टॉपिक डाल लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, हमने अभी जो लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा था वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट मतलब यानी वहां पर जो चार्ज था वो रेस्ट पर था। अब यहाँ पर चार्ज जो है वो मूव कर, अगर कभी भी मूविंग चार्ज होगा तो वो क्या चीज जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट मतलब दैट विल बी मूविंग, करंट मतलब मूविंग, और दैट विल बी क्या, इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और सिटी का मतलब भी क्या होगा, मूविंग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मूविंग। यानी इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास चार्ज कहीं पर भी क्या होगा, स्टैटिक होगा, तो वो प्रॉपर्टी शो करता है अट्रैक्ट या रिपेल। वो हम लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर पढ़कर आए, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पेपर। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, ये ऐसी पोटेंशियल भी जनरेट करता है, वो हमें बात है। पर अगर इसी को ही मैं क्या कर दूं, मूव कराना स्टार्ट कर, तो ये एक नई प्रॉपर्टी को शो करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो एक चीज को पैदा कर देगा जिसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं हम उसको, करंट। ठीक है, तो यानी करंट क्या हो गया, अभी आप मत लिखना, बस अभी मैं आपको समझा रहा हूं। हम सभी को पता है जब हम सर्किट बनाते हैं। सर अखिल को क्लास में ले लो। ओके बेटा, ओके। चलिए, अगर हम कभी भी सर्किट बनाते हैं तो हम इसमें 3 चीजें दिखाते हैं, आप सभी को याद होगा, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज, करंट और ये रेजिस्टेंस। तो इसमें हमने क्या देखा था, हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखा था। ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड में हम देखते थे कि यहां से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पर पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन आएगा। बट करंट की जो डायरेक्शन बनाते थे वो अपोजिट बनाते थे। हमने कहा था करंट ऐसे जाता, याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और जो करंट का फ्लो है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। ये हम बात पढ़ चुके हैं, यही चल के अगर हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो ये वाली बात हमें बहुत काम आएगी। उसने जैसे बोल दिया हमें वहां पे करंट की जरूरत पड़ती है, उसने बोला कि मेरे पास ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो हमारा करंट का फ्लो करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ये बात याद है।
तो अगर हम कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन माने तो दैट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम ये बात मान के चलते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन और जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, बच्चा कहता है सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज़ यू शोज द डायरेक्शन, आपने मुझे डायरेक्शन शो करके दिखाई है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? मैंने कहा आपको क्या लगता है? बच्चा कहता है सर आपने डायरेक्शन बोली है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। नहीं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है, करंट जो भी है हमारे पास वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जबकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास स्केलर एडिशन लगता है, वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन मतलब वही, अगर मैं 5 में 2 ऐड कर दूंगा 7 हो जाएगा, उसमें मुझे कोई एंगल लेने की जरूरत नहीं। तो जैसे क्वेश्चन आपसे एक सिंपली क्वेश्चन पूछता हूं, इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, और इधर करंट जा रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। इधर से आ रहा है हमारे पास 2 एम्पियर, 12 एम्पियर, ठीक है, दैट विल बी 10 एम्पियर, और यहां से आ रहा है 8 एम्पियर। तो बताइए इस वाली ब्रांच में कितना होगा? अब बच्चा कहता है सर देखो जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा, तो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया 2 और 8 हुई, ये सारे के सारे आने वाले करंट है, तो 22 हो गया, 22, और 22 में से 10 जा रहा है तो इसमें कितना जाएगा? 12। यानी जहां पर भी करंट मिलते हैं या दो वायर मिलती है, इसको बोला जाता है जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको? जंक्शन पॉइंट। याद रखना वहां पे करंट कितना होता है? 0 होता है। वहां पर करंट कितना होता है? 0। यानी जंक्शन पॉइंट पर करंट कितना होगा? 0 होगा। जितना करंट आएगा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, टोटल विल बी 22। और अगर 10 जा रहा है तो उसमें कितना जाएगा? 12। ठीक है, टोटल विल बी 22। तो जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर निकलेगा। इसमें हम डायरेक्ट जो स्केलर एडिशन होती है जो मैथ्स में हमने पढ़ी हुई है वही लगती है, इसमें कोई वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये भी बात आपको समझ आ गई। अच्छा, ये करंट होता क्या है ये तो आपने भी बताया। करंट होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। वो हमारे पास क्या होता है? क्यू अपॉन में टी होता है, क्यू अपॉन में टी। अच्छा जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज एन ई अपॉन में टी। अब मुझे कौन बताएगा ये एन ई कैसा है, ये एन ई कहां से आया? और यहाँ पर एन क्या है और ई क्या है? एनी वन? सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। यस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। याद आ गया होगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल और दैट विल बी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड 1.6 into 10⁻⁹। तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो एक एक नंबर। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आ सकता है अगर वो करंट मुझे दे दे। अब वो चार्ज से इलेक्ट्रॉन पर आ रहा है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होती है सर? हमने इसकी यूनिट पढ़ी है, दैट विल बी, ये हो गया हमारे पास कूलम और ये हो गया हमारे पास सेकंड, तो इसको बोला जाता है दैट इज एम्पीयर। ठीक है, क्या बोला जाता है? एम्पीयर। ठीक है, कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पीयर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। ये सारी चीजें जो आप मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमने सारी की सारी 10th स्टैंडर्ड में लिखी, कुछ नया नहीं सीख रहे थे आप। ठीक है ना, पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। 10th में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, सर्किट भी पढ़ लिया था, बस ये था कि वो थोड़ा बाद में आते थे सर्किट। ये पहले ही लेक्चर में सारा का सारा जो 10th में हमने पढ़ा था वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, इसको फास्टली लिखते हैं फिर क्वेश्चंस देखते हैं। फटाफट रब कर रहा हूं मैं सारा। सर 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 शुभम को लैटिन कर लो। ओके बेटा।
चलिए मेरे साथ साथ लिखते जाइए। सर इससे पहले कुछ करवाया आपने? नहीं बेटा, बस अभी हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 और 8 का बाहर निकल रहा है, टोटल विल बी 10। और जहां पर भी ये मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। चलिए फटाफट उतारिए। ऊपर से रब कर रहा हूं। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट।
ठीक है, यानी जब हमने करंट की डेफिनेशन बनाई तो हमने चार्ज पार्टिकल्स बोल दिया। हमें उस टाइम नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी होल्स जो है, आगे चल के आप होल्स के बारे में पढ़ोगे, वो मूव कर सकते हैं, हमें नहीं पता। तो हम बोलते थे चार्ज पार्टिकल्स है, कोई चार्ज पार्टिकल्स है, हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता। तो हमने कन्वेंशनली बोल दिया था कि जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है, और आज तक हम वही मान के आ रहे हैं, हमने चेंज नहीं किया। कन्वेंशनली हमारे पास पॉजिटिव से निकलता है, पर चार्ज यानी जो करंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं आपको दोनों सर्किट बना के, हमारे पास दैट विल बी कन्वेंशनली, हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं कि करंट यहां से निकला आई से, पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव के पास। ठीक है, तो मैं यहां पर बना रहा हूं आई। ठीक है, ये मैंने कन्वेंशनल के नीचे बनाया। अब इलेक्ट्रॉनिक के नीचे बना, इलेक्ट्रॉनिक कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से निकलता है। ठीक है, यानी हमने करंट दिखाया पॉजिटिव से और इलेक्ट्रॉन को दिखाया नेगेटिव से पॉजिटिव के पास आते। तो यहां पर क्या बना, ये भी हमने बात 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली कि जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वहीं पे करंट मूव करेगा। जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहीं से निकलेगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज भी दिखा दें कि यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा इधर की तरफ। ठीक है ना? जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वहां पर करंट होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास यहां पर करंट इधर की तरफ है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज वो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ठीक है, जो डायरेक्शन हमें अभी पड़ी, बस फटाफट बना लो। थोड़ा फास्ट लिखिए। सर बोलो बेटा। सर एक बार इलेक्ट्रॉनिक करंट फिर से बता दो। इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा कुछ नहीं है, बस हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो हमने जो करंट माना था एक्चुअल में इसको आप इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल सकते हैं। मैं नीचे बना देता हूं कि अगर कन्वेंशनल करंट इधर है, कन्वेंशनल करंट इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट उसके अपोजिट होगा हमेशा। इलेक्ट्रॉनिक करंट उसके अपोजिट होगा बस। यानी ये याद रखना, जहां पर भी हमने कन्वेंशनल करंट बनाया ना, इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट मूव कर रहे हो, बस उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके सर। ठीक है, ओके सर। हमें कौन सा करंट लेके चलना है मुझे ये बताना। हम हमेशा कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे, हमेशा। हम सिर्फ करंट यानी जो करंट हमने पढ़ा था ना 10th स्टैंडर्ड के अंदर, उसी को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। उन्होंने बस एक अपोजिट बना दिया कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट मूव करता है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट।
ठीक है, यस सर। चलो फटाफट लिखो। चलिए एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं, ऊपर से रब कर रहा हूं मैं। चलिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मुझे गिवन दिया हुआ है दैट इज 1 एम्पियर इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर इज थ्रू अ लैंप है, थ्रू अ लैंप, थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। अच्छा मिली को चेंज करना आता है आप सभी को, तो कितना हो जाएगा 300 इनटू में 10⁻⁻3। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻। अच्छा टाइम मुझे दिया हुआ है 1 मिनट, वन मिनट का मतलब होता है दैट विल बी 60 सेकंड्स। ओके मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 into में 10⁻⁻90। चलो लगा के देखते हैं I is equal to में Q upon में T which is NE upon में T। अच्छा मैं इसका एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ सीधा सीधा, ठीक है एक बार तो मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका शॉर्टकट बता, ठीक है। अच्छा जी हमारे पास ये दिया हुआ है दैट इज 300 into में 10⁻⁻3 n मुझे निकालना है 1.6 into में 10⁻⁻90 और ये दिया हुआ मुझे 6। चलो फटाफट मुझे करके दिखाइए सॉल्व क्या आता है इसका। ठीक है इधर देख लो मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, मैंने इस 3 को बाहर निकाल लिया, इसके 6 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर मैंने 16 निकाल लिया, यानी इसका एक और जीरो ऊपर चला जाएगा। देखते हैं ऊपर कितनी जीरो हो गई, 3 4 एक हो गई इसकी, देखो 2 3 4
4 और 19, ये भी तो ऊपर जाएगा 23। अच्छा 23 में से 3 गए 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 9, ये 2 पे कटेगा 3 और ये जाएगा 8 पर। नो 9/8, 9/8 कितना होता है 1.125 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकता हूँ, ये बेस्ट तरीका होता है वैसे तो। ठीक है, अगर किसी को लिखना तो वो लिख सकते। मुझे आई दिया हुआ है दैट इज क्यू अपॉन यू, मैं क्यू निकाल लेता हूँ। क्यू क्यू मेरे पास कितना है, आई मुझे दिया हुआ 300 into 10⁻³ into में क्यू अपॉन में 60, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्यू का आंसर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 300 into 10⁻³ into में दैट इज 60। ठीक है नहीं, अच्छा नहीं, यहाँ पर 2 जीरो हैं, यहाँ पर 1, तो ये 3 जीरो पूरी पूरी से कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 18 कूलम। ठीक है 18 कूलम। कोई मुझे बताएगा एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एनीवन? 6.25 into 10⁻18 electron. 6.25 10⁻18, तो कैपिटल एन। अगर मुझे 18 के लिए निकालना है, 18 कूलम के लिए निकालना है, 18 के लिए, तो वो आ जाएगा 18 into में 6.10⁻18, इनको मल्टीप्लाई करके देखो यही आंसर होगा। शॉर्टकट मैंने सिखाया हुआ है आपको फर्स्ट चैप्टर में भी, तो जितना आपने चार्ज निकाला है उसको उतने से एक कूलम के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उस पर्टिकुलर कूलम के। ठीक है, आप ये भी करके आ सकते हो, ये भी करके आ सकते हो, इट्स योर विश। करके देख लो मल्टीप्लाई एक बार। फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है। Sir, 112.5 into 10⁻18. 112.5 into 10⁻18। Yes, sir. ठीक है, तो 2 जीरो में शिफ्ट करके इधर लेकर आओ, 2 जीरो यहाँ पे शिफ्ट करके लेकर आऊंगा तो आ जाएगा 1.125 इंटू में 10⁻20। ठीक है, तो हमारा वही आंसर आ, आप जैसे मर्जी कर सकते। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आप फटाफट उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन उतारिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आपने 11th स्टैंडर्ड में डायमेंशंस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा। तो आप सभी को पता है अगर हमें डायमेंशंस निकालनी है तो हम q को रिप्रेजेंट कंपेयर कर देंगे 80 स्क्वायर से, q को रिप्रेजेंट कर देंगे bt से, और q को रिप्रेजेंट कर देंगे c से। ठीक है ना, बिकॉज तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए अगर बीच में प्लस लिखा हुआ है तो। ठीक है ना। अच्छा जी, a की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास दैट इज q अपॉन में t स्क्वायर, मतलब a हो जाएगा कूलम पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी डायमेंशन है। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसकी देखें तो b आ जाएगा हमारे पास q अपॉन में t, तो b हो जाएगा हमारे पास कूलम पर सेकंड। अच्छा, इसको एम्पियर भी बोल सकते हैं आप, नहीं तो कूलम पर सेकंड भी लिखा होगा तो कोई गलत नहीं करेगा। थर्ड का देख लेते हैं, तो c की डायमेंशन तो कूलम में, ठीक है, वो तो कूलम में हो जाएगा। ओके, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में वो मुझसे करंट मांग रहा है और कह रहा है जब टी ये हो, आप सभी को पता है। अब हमारे पास यहाँ पर आई की डेफिनेशन होती है Q अपॉन में टी, ठीक है, पर Q तो इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज d बाय dt ऑफ Q, डेरिवेटिव कर सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो मैं करंट डेरिवेटिव करके निकालूंगा क्योंकि मुझे टी की टर्म्स में दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव आप सभी को आता है, कैसे करेंगे बोलो? I is equal to d by dt of that is at square plus bt plus c। अच्छा जी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, सभी को पता है 2 का t स्क्वायर का 2t, तो यहाँ आ जाएगा 2at प्लस bt का ओनली t, और c क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, मुझे कितने पे निकालना है, p is equal to 5 पर निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं। 2 इनटू में a की वैल्यू दी हुई है उसने 5, और t की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 5, प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट विल बी 3, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, दैट इज 5 5 दैट विल बी 25, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 53। ठीक है, तो सो सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं एग्जाम में, आपको आने चाहिए। ठीक है, बताइए।
चलिए, ये समझ में आ गया सभी को? आसान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से करके आ सकते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी हम सभी जानते हैं, इसको फटाफट लिखते हैं, ठीक है। चलो, चलिए मैं एक बार समझा देता हूं आप सभी को। आप सभी को पता है कि ओम्स लॉ क्या था। अगर एक सर्किट के अंदर हमें, अगर हम करंट चाहते हैं तो अगर हम वहां पर जो भी पोटेंशियल रखेंगे उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, करंट। तो मैंने बता दिया, इट स्टेट्स दैट द करंट अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट अंडर फिजिकल। आप सभी को याद है कि हमारे पास टेंपरेचर, स्ट्रेन और प्रेशर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम वायर को लेंथ को बढ़ा दें, कम कर दें, इसको मोड़ दें, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, तो ये वाली बात लिखनी बहुत जरूरी है। फिर हमें पता है कि W is directly proportional to I। डायरेक्टली को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड R। R क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अच्छा, ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमें कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमारे पास B है, ये हमारे पास I है, तो ये बीच वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड R। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। चलिए फटाफट उतारिए।
चलिए, इतना आप सभी ने लिख लिया। कोई मुझे बताएगा कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एनीवन? हमने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड के अंदर कि Sir, फैक्टर्स length. अफेक्टिंग Sir, heat. और नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। चलिए फटाफट लिखते हैं। तो टॉपिक आ लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल होता है। जैसे जैसे मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। इसको बोलते हैं रो, नेचर ऑफ मटेरियल रो, इसको बोला जाता है रेजिस्टिव। ठीक है, इसको इधर देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। फर्स्ट कंबाइन कर, कंबाइन फर्स्ट एंड। तो मेरे पास आर क्या आ जाएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। आप सभी जानते हैं डायरेक्टली को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो आर क्या हो जाएगा? दैट इज रो एल बाय। अब यहां पर ये रो क्या है? यहां पर वेयर रो यहां पर है रेजिस्टिव। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिव। अब इसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, स्टार में नोट मार। अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहते हैं तो पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ए इधर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो रो क्या होगा? वो हो जाएगा आर ए अपॉन में एल, व्हिच इज ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? नेचर डिपेंडेंट होती है, नेचर, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम सभी को याद है, R इज इक्वल टू में रो एल बाय। अब इन दोनों फैक्टर पे कैसे कैसे चेंज होकर हम क्वेश्चंस करते हैं वो हम अभी कर रहे हैं, फटाफट बता दीजिए। डन, चलो। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास तक आप, नेक्स्ट क्लास में ही हम करेंगे क्योंकि अभी आपकी बायो की क्लास है। तो आप सभी के सभी इतना कंप्लीट करके बैठना, और इतना अपनी जो भी आपके पास बुक्स हैं, एसएल अरोड़ा जो भी बुक्स हैं आपके पास, प्लीज एक बार उनसे रीड आउट करके देखना। ये वाला जो टॉपिक था ये हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पूरा अच्छी तरह पढ़ा। अब हमारे पास नया टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं कलर कोडिंग। लास्ट ईयर ये कैंसिल हो चुका था, पर इस साल आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आ सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, गुड बाय।